हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। सो यहाँ पर जो है हम अपनी रेगुलर क्लास की पीडीएफ्स और आपके जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज होते हैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर भी आप जुड़िए, जिसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज का हमारा टॉपिक है टुडे इज संडे, यानी कि वीकेंड है। वीकेंड पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जो कि बहुत जरूरी है आपके जेआरएफ के लिए, और इस वक्त तो बहुत जरूरी है जब आपका एग्जाम बहुत ही पास में है। तो क्या है, ये जेआरएफ के लिए एक जरूरी डोज है जो आपको जरूर लेना है और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। तो आज की क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और आई होप आप सबने शेयर कर दिया होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है, ये कौन सा है? आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन बी विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। ऑप्शन सी भाषिक दक्षता। और ऑप्शन डी छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। देखिए, अंतर्व्यक्ति संबंध बनाना कोई गलत चीज नहीं है ऐसा, और भाषिक दक्षता होना बहुत जरूरी है टीचर के अंदर। और तीसरी चीज, अगर टीचर टीचर कभी कभी कठोर भी होना चाहिए जिससे कि जो है उसके छात्र, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा कठोर ही व्यवहार करे, लेकिन समटाइम्स ऐसा जरूरी भी होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी ही जो है असफलता का कारण एक सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको, कि अगर उसके अपने विषय पर ही नियंत्रण ना हो, अगर वो खुद जो जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है टीचर, अगर उसमें ही वो अच्छे से ना समझा पाए या ना बता पाए, उस पर उसका कंट्रोल ही ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका सफल होना मुश्किल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबने ऑप्शन बी ही लगाया होगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? ऑप्शन ए सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिक रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, या फिर उपरोक्त सभी का। ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? सामाजिक भी होता है, व्यक्तिक भी होता है, ठीक है, और सांस्कृतिक भी होता है। तीनों ही चीजों को क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है शिक्षण। तो यह क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी। यहाँ ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आते हैं। अगर आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है और आप अगर थोड़ा भी जागरूक है चीजों को लेकर, तो आप इसके क्वेश्चन जो है लॉजिकली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? आईसीटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मुझे आपको, कल जो है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल से हम जो है एक कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी था पॉकेट कोर्स। मैंने जिसे कहा था पॉकेट कोर्स इसलिए क्योंकि हम 2 3 से 4 दिन के अंदर एक एक यूनिट को कवर कर लेंगे बिकॉज ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम के नजरिए से हम जो है 3 से 4 दिन में एक एक यूनिट को अच्छे से समझ के खत्म करेंगे, और वहां पर उन्हें समझेंगे। और फिर क्या करेंगे, उस यूनिट के जो है क्वेश्चन आंसर, एक एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का मिक्स एक सेशन रखूंगी, जिसके क्या होगा, आपको जब आप क्लास कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालाइज करना। तो दोनों चीज बहुत जरूरत है, सबसे पहले पढ़ना और दूसरी चीज फिर खुद को एनालाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आईसीटी का ही होगा। तो कल आपकी क्लास है, जो पॉकेट कोर्स है वो कल से शुरू हो रहा है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी जो ये मेरी तरफ से एक आपके लिए खुशखबरी है, ये जो एक गिफ्ट समझिए, तो वो मैं कल से आपका स्टार्ट करूंगी। तो आई होप सब जुड़ जाएंगे टाइमली। कल आपकी 9 बजे क्लास जो है वो होगी। चलिए, तो ऑप्शन है पास्कल, यूनिक्स, फॉर्टन, कॉबल। तो इनमें से कौन सी जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो यूनिक्स कोई एक भाषा नहीं है। पास्कल, फॉर्टन और कॉबल ये आपकी नए जमाने की लैंग्वेज है, यानी कि जो है जनरेशन 4 की लैंग्वेज और 5 की लैंग्वेज है ये, जिसमें पास्कल, फॉर्टन और कॉबल जो है लैंग्वेज आई थी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल अच्छे से। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। एक कीबोर्ड, कीबोर्ड आप जानते ही हैं जो है हार्डवेयर है। कीबोर्ड में कौन से सॉरी कीबोर्ड में कम से कम कितनी जो है, उसके अंदर जो कीबोर्ड में कीज कुंजी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 91, 101, यानी कि 91, 101, 111 और 121। तो इसका आंसर है
101 यानी कि कम से कम 101 कुंजियां उसमें होती है। ये भी आईसीटी का ही क्वेश्चन था आपका। भारत में प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है? ये किसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है आपका। किसका क्वेश्चन है? कम्युनिकेशन में, यानी कि संचार का आपका प्रश्न है। ठीक है, कौन सी प्रसारण प्रणाली यानी कि जिस प्रसार किया जाता है, प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है? NTSE, PAL, SECAM और ऑप्शन डी इज NTCE। तो द आंसर इज ऑप्शन ए। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन टू आंसर हमें जवाब देना होगा, कोई लॉजिक नहीं लग सकता इसमें। ये हमें ऐसे ही याद रखना होता है। कम्युनिकेशन में काफी सारी चीजें ऐसी, हायर एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में जो चीजें आपको एज इट इज याद रखना होता है, डेट्स होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन का, जिसमें PAL द्वारा जो है भारत के अंदर क्या होता है? प्रसारण प्रणाली है जिसका अनुसरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? प्रभावी संप्रेषण में यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जिसे छोड़कर जो है संप्रेषण में आने वाले अवरोध है बाकी सभी? तो शोर का अभाव, सूचना का विरूपण, सूचना का अधिभार, यानी कि सूचना का विरूपण मतलब इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, और अब अधिभार मतलब ओवरलोड होना, यानी कि ज्यादा ही एक साथ में भर दिया, आई जा रही सूचना, आई जा रही सूचना, आई जा रही है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप दे सकते हैं, शोर का अभाव। शोर का अभाव होगा जब, यानी कि शोर नहीं होगा, तो वो क्या होगा? प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध में नहीं होगा। छोड़कर बोल रहा है और बाकी सब में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। ओवरलोड होगा इंफॉर्मेशन, तब भी जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, या डिस्टॉर्शन होगा अगर उसमें, तब भी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर उसमें शोर का अभाव होगा, यानी कि शोर नहीं होगा, तो इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, समझकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है हमारा, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर C। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है आपका। स्तर C के रूप में किसे प्रकाशित किया गया है? चैनल शोर को, अर्थ संबंधी शोर को, मनोवैज्ञानिक शोर को, या स्रोत शोर को? तो C के अंतर्गत कौन सा आता है? स्तर C के अंतर्गत चैनल्स किस को कहते हैं? यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर समझाऊंगी। कम्युनिकेशन की क्लास भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे कि कल से हम आईसीटी का एक पॉकेट कोर्स जो है, मैं उसमें आपको लगभग जितनी मुझसे हो सकेगी वो सभी यूनिट वहां पर कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो कम्युनिकेशन हम वहां करेंगे। और चैनल्स होते क्या है, चैनल से बहुत क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन में, तो वहां पर हम इसे देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैनल शोर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भूकंप के दौरान, अर्थक्वेक के मतलब जब अर्थक्वेक आता है के दौरान सही प्रकार से पहले से बाद में पहुंचने वाली तरंगों का अनुक्रम है? यानी कि इसका जो है आपको अनुक्रम बताना है, क्या है? पी तरंगे, एस तरंगे, सतही तरंगे। ये तरंगों के नाम है, मतलब कौन सी तरंग जो है पहले और कौन सी बाद में आती है, आपको ये जो है बताना है। ऑप्शन बी है सतही तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे, या फिर ऐसी कोई निश्चित पद्धति नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये पीडीई का क्वेश्चन है आपका, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से जो है आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शन ए है पी तरंग, एस तरंग, फिर सतही तरंग, ये जो है अनुक्रम चलता है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक है। ये भी आपका पीडीई का ही क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मिथेन, ब्यूटेन, या हाइड्रोजन, या फिर प्रोपेन। तो इसमें ऑप्शन में से आंसर आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मिथेन। मिथेन जो है वो एलपीजी का क्या है? एक मुख्य घटक है। कौन सा? मिथेन गैस जो होती है वो। सतत विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि 2020 के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश है। एसडीजी की जो है सतत विकास रिपोर्ट जो है हर बार सरकार द्वारा निकाली जाती है, और इसके अंतर्गत काफी सारी चीजों को जो है एनालाइज किया जाता है, उसका सूचकांक निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान रखने वाला देश कौन सा है? भूटान, न्यूजीलैंड, स्वीडन, या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा है। और आपको ये पढ़कर जाना है सतत विकास रिपोर्ट के बारे में, जो अब से 1-2 साल पहले की भी और रिसेंट भी, क्योंकि रिसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन जो है काफी पुट होते हैं
एनटीए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मृदा या मिट्टी समूह है? तो ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल मिट्टी। ये भी आपका पीडीई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का प्रश्न है ये, मिट्टी के बारे में। इन्वायरमेंट के देखिए, इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट में मिट्टी, आपके आसपास का पर्यावरण, ये सब चीजें आ जाती है। डेवलपमेंट में काफी चीजें आएगी और पीपल में, ठीक है। तो इसका आंसर है लाल मिट्टी जो है वो भारत की सबसे बड़ा मृदा या मिट्टी का समूह है। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता नहीं होगा अगर क्या कहते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। पजल, मिस्टेक, बग्स। ये बॉक्स नहीं है, बग्स है, ये बग्स है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये बग्स कर लीजिए इसको, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है बग्स। एक सेकंड लीजिए, यस इट्स बग्स। बग्स या फिर स्पाम, बॉक्स कुछ नहीं होता है, बग्स है। तो आई होप क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं एरर्स को, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो एरर्स आते हैं, जो त्रुटियां होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बग्स कहा जाता है, ठीक है। मिस्टेक नहीं कहते, स्पाम नहीं कहते, फजिल नहीं कहते, क्या कहते हैं, बग्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका आईसीटी का क्वेश्चन था, आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं आप, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न है, ई पुत्र है ए का, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, देखिए ये एक ट्री की तरह चलता है, जनरेशन ट्री की तरह, तो हम वैसे सॉल्व करते हैं शुरुआत से ही, हमेशा एक एक जो इसमें दिया होता है ना, आपको टुकड़ों में ही करना होता है। क्या बोल रहा है कि जो ई है वो पुत्र है ए का, तो ए ऊपर आ जाएगा, जो फैमिली ट्री बनता है, ए का पुत्र, और इसमें साइन होते हैं, यहाँ पर जो है प्लस का साइन जो है वो मेल के लिए यूज होता है, और माइनस का साइन जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है। तो ये पुत्र है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ये रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ई पुत्र है ए का, ठीक है, तो ए इसका पिता हुआ या माता, यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। डी पुत्र है बी का, अब जो डी है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो इसे अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है अभी तक फिलहाल। तो डी जो पुत्र है वो किसका है, बी का, यानी कि यहाँ पर भी बी की जो जेंडर है वो क्लियर नहीं किया गया है। ई विवाहित है सी से, ई जो है वो विवाहित है सी से, यानी कि ये दोनों एक ही पोजीशन में आ गए हैं, एक ही मतलब एक ही जनरेशन में आ गए क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ई विवाहित है सी से, लेकिन ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। और सी जो है वो पुत्री है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया, सी पुत्री यानी कि ये फीमेल है, ठीक है, तो ये इसकी पत्नी है और ये जो है इसका पति है। सी पुत्री है बी की, यानी कि ये भी इसकी पुत्री हुई, ठीक है, सॉरी ये ई की पुत्री है। एक सेकेंड, सी जो है वो ई की, एक मिनट, बी की पुत्री है, रेस करते हैं यहाँ पे, ये यस, सो सी बी की पुत्री, यानी कि अब यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों कौन है, भाई बहन है, ठीक है, और ये इसका हस्बैंड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो हमें जो है हमने फाइंड कर लिया है। देखिए अगर ये इसकी बहन है, ये डी की बहन है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका कौन हुआ, जीजा हुआ, ठीक है ना, ये इसकी बहन का पति है। तो डी का ई से क्या संबंध है, तो क्या है, भ्राता है, यानी कि भाई है, चाचा है, ससुर है, या फिर साला है, तो क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, साला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इन्हें इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है हमें क्या देखना होता है, एक फैमिली ट्री की तरह बनाते हैं इसको, जनरेशन ट्री की तरह चलता है ये, जो लेवल्स पे चलते हैं, और प्लस का साइन होता है किसके लिए, प्लस का साइन होता है हमारे मेल के लिए, और माइनस का साइन फीमेल के लिए जो है यूज किया जाता है इसके अंतर्गत। ये इसके नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर आपको दिया है 2, 5, 10, 17 कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, जो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, कि संख्या में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि देखिए क्या चल रहा है, +3 हो रहा है। पहले आप सिंपली जो होता है वही देखना चाहिए हमें, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यानी कि क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं या फिर अल्टरनेटिव नंबर चल रहे हैं।
ठीक है, वो नंबर चल रहे हैं प्राइम नंबर जो कि आगे किसी के टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ 7 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, और यहाँ अगर हम देखें 37 में तो कितना प्लस हो रहा है, 50 करने के लिए हमें, तो यहाँ पर आपका 13 प्लस हो रहा है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, देखिए ये क्या चल रहा है आपका 3, 5, 7, 9, 11 और 13, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 50 में अगर हम 15 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 65, यानी कि अगला नंबर क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो आंसर है 65। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, अगर एक से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें दूसरा तरीका यूज करना होता है, लेकिन हमारा पहली बार से ही ये सॉल्व हो गया। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, या फिर प्राइम नंबर्स या फिर अल्टरनेटिव नंबर भी कह सकते हैं आप, कि एक को छोड़ के एक, जैसे 3 के बाद 4 को छोड़ा 5, 5 के बाद 6 को छोड़ा 7, 7 के बाद 8 को छोड़ा 9, 9 के बाद 10 को छोड़ा 11, 11 के बाद 12 को छोड़ा 13, फिर 15 आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, कौन सी विधि संभाव्यता प्रतिचयन के अंतर्गत नहीं आती है, क्लस्टर प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन या फिर सिस्टमैटिक प्रतिचयन। ये हम बहुत अच्छे से रीजनिंग, ये आपका किसका है, सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्न है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड तो हमने बहुत अच्छे से किया है, और प्रोबेबिलिटी हमने किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये सुविधाजनक जो है वो किसका होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, किसमें, असंभाव्यता में या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में जो है आता है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो इसे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन से टाइप की त्रुटि यानी कि एरर सबसे बड़ी त्रुटि मानी जाती है। दो टाइप्स के एरर पढ़े थे हमने, टाइप 1 टाइप 2, तो इसमें से सबसे बड़ा जो एरर है वो किसे माना जाता है, टाइप 1 को, दोनों को, टाइप 2 को, या फिर कोई नहीं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि टाइप 1 एरर जिसमें हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस बनती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को राइट होते हुए भी, सही होते हुए भी जब हम क्या कर देते हैं उसे